हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म स्टडी पे। आज हम इस वीडियो में हेंसल हेम ऑपरेटर ट्रेनिंग का मॉडल पेपर नंबर 5 करेंगे, जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और इसको रियल पेपर की तरह सॉल्व करते चलिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। इससे पहले मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पहली बार तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और आप सबको पता ही है आपका एग्जाम डेट क्या है, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर आने कितने दिन बचे हैं? आज हो गए 24 तारीख। अभी 6 दिन और बचे हैं आपके। उसमें कुछ बच्चों सेंटर बहुत दूर पड़े होंगे, किसी का 200 किलोमीटर दूर भी होगा, 300 किलोमीटर दूर होगा, तो वैसे एक दिन का सफर में निकल जाएगा। तो कुल मिला के 4-5 दिन आगे बचे हैं। तो जितना हो सके अपनी जी जान से तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हायर एफिशिएंसी कैन बी अचीव ऑफ एन ऑटो साइकिल बाय इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो, सिलेंडर साइज, फ्यूल इनटेक एंड नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, जो भी ऑटो साइकिल होती है, ऑटो साइकिल संबंध किससे होता है? पेट्रोल इंजन से होता है। तो उसको इंक्रीज किया जा सकता है किसके द्वारा? कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाकर, संपीड़न अनुपात को बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, द फंक्शन ऑफ अल्टरनेटर इन ए व्हीकल इज टू चूज द, क्या होता है? चूज द करेक्ट आंसर। मेजर द करंट, चार्ज द बैटरी, मेजर द वोल्टेज, नन ऑफ दी। तो फ्रेंड, जो अल्टरनेटर होता है इंजन, उसका क्या कार्य होता है? उसका कार्य होता है चार्ज द बैटरी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, वाई इज फ्री प्ले इन क्लच नीडेड। तो जो ड्राइवर को जानते हो क्लच में फ्री प्ले देखते होंगे वो लोग, क्लच में फ्री प्ले की जरूरत हमको होती क्यों है? उसका रीजन ये होता है कि क्लच को गर्म होने से बचाने के लिए, यानी टू प्रिवेंट द क्लच फ्रॉम हीटिंग अप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, द पर्पज ऑफ थर्मोस्टेट इज टू कीप द इंजन चूज द करेक्ट आंसर। तो थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है इंजन में? वार्म करना, कूल करना, हॉट करना, या एट डिजायर्ड टेम्परेचर। तो फ्रेंड, जो थर्मोस्टेट होता है उसका एक कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है डिजायर्ड टेम्परेचर, वांछित तापमान को बनाए रखना इंजन में। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, द डीजल इंजन यूजुअली एमिट्स एक्सेसिव स्मोक ड्यूरिंग, किसके द्वारा? एक्सलेटिंग के द्वारा, स्टार्टिंग के समय, डिस्लेटिंग के समय, या आइडलिंग के समय। तो फ्रेंड, जब भी डीजल इंजन आमतौर पर देते धुआं कब उत्सर्जित करेगा? धुआं सबसे ज़्यादा जब निकालेगा जब एक्सलेट करता है इंजन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, इन ए डीजल इंजन फीड पंप इज लोकेटेड ऑन। तो डीजल इंजन जो फीड पंप होता है वो कहाँ पर होता है? एफआईपी पे होता है, फ्यूल फिल्टर पे होता है, फ्यूल टैंक पे होता है, या सिलेंडर हेड पे होता है? तो फ्रेंड, आपने पढ़ा होगा डीजल इंजन, देखा भी होगा आपने प्रैक्टिकली इसको। उसका फीड पंप कहाँ पर होता है? ये होता है आपके एफआईपी पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिम्टम्स ऑफ पुअर क्लच ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा खराब क्लच ऑपरेशन के लक्षण नहीं है? इंजन का कंपन, पैडल दबाने पर गियर बदलने में कठिनाई, पैडल दबाने पर इंजन का शोर बढ़ना, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लक्षण नहीं है? तो देखिए, पैडल इंक्रीज इन इंजन नॉइज व्हेन पैडल प्रेस, यानी पैडल दबाने इंजन का शोर बढ़ना, इससे क्लच से कोई लेना देना नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है, टू मेजर द सिलेंडर बोर वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज यूज। सिलेंडर बोर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये टीचर्स द्वारा काफी क्वेश्चन रिपीट किया गया है डीजल मैकेनिक के पेपर। और ये डीजल मैकेनिक के पेपर उठाया मैंने एलपी सीबीटी का, जो लोको पैड पेपर हुआ था, उसमें ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपको उठाया है, ठीक है ना। डायल इंडिकेटर, कैलिपर, स्क्रू गेज एंड तो सिलेंडर बोर का जो मेजरमेंट किया जाता है उसका इंस्ट्रूमेंट होता है डायल इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, वाई इज एयर क्लीनर फिल्ड विथ ऑयल। एयर क्लीनर में तेल क्यों भरा होता है? टू लुब्रिकेट, टू एक्सेलरेट, टू प्रिवेंट डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन नन ऑफ द दीज। तो फ्रेंड्स, ऑयल का काम क्या होता है? ऑयल का काम क्या होता है? जो वातावरण में धूल गंदगी होती है उसको रोकता है, उसको अंदर नहीं जाने देता। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर थर्ड, टू प्रिवेंट डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अगला सवाल है, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग पिस्टन्स। पिस्टन बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पिस्टन की बात हो रही है। एक पूछा था पिस्टन रिंग और एक होता है पिस्टन। अगर आपसे खाली पिस्टन पूछेगा, ओनली पिस्टन, तो आप आंसर लगाएंगे एल्यूमिनियम का मिश्रित धातु, यानी एल्यूमिनियम एलॉय। और अगर आपसे पूछेगा पिस्टन रिंग, तो आप आंसर लगाएंगे कास्ट आयरन। तो अब आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, वो कंफ्यूज नहीं होना पेपर में आपको। अगला सवाल है, द एयर फिल्टर्स यूज्ड इन हाई स्पीड डीजल इंजन और जनरली ऑफ द टाइप। तो हाई स्पीड डीजल इंजन में उपयोग किए जाने वाले एयर फिल्टर आमतौर पर किस प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड, ये होते हैं आपके ऑयल बाथ फिल्टर्स, तेल स्नान फिल्टर। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है, 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरी हिंद की उपाधि किसने त्याग दी? महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स, केसरी हिंद की जो उपाधि दी थी ये अंग्रेजों ने दी थी गांधी जी को। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, तो उससे दुखित होकर गांधी जी ने अपने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी। तो राइट आंसर होगा हमारा महात्मा गांधी। और आप सबको पता ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और ये किसने गोली चलाई थी? जनरल डायर ने यहाँ पे गोली चलवा दी थी, ठीक है ना। अगला सवाल है,
दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बाजार की कीमतों को नियंत्रित किया, यानी बाजार पर नियंत्रण किया था। तो इसने बाजार पॉलिसी बनाई थी, मार्केट पॉलिसी भी इसने बनाई थी सबसे पहले, तो वो था हमारा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की नर्तकी थी। रुक्मणी देवी अरुंडेल बहुत ही फेमस नाम है, बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है ये। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल के जब भी आप कहीं नाम पढ़े तो आप आंसर लगा देना भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर 2। ओडिसी उड़ीसा संबंधित है, सत्रिय असम संबंधित है, कथकली केरल का है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ऊष्मा का अच्छा संवाहक, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और जब भी फ्रेंड आपको इस टाइप का सवाल देखने को मिले तो आप क्या दिमाग में लगाए, आप देखना मेटल वाला ऑप्शन कौन सा है, सारे मेटल है, क्योंकि मेटल ही गुड कंडक्टर ऑफ द हीट होता है आपका। आप सबको पता है धातु में उसमें अच्छी सुचालक होती है, क्योंकि उन्हें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें देखिए सैंड वुड सिल्वर ये हो सकता है कभी, देखिए रेत लकड़ी चांदी तो कभी नहीं हो सकता है, लोहा लकड़ी तांबा ये कभी नहीं हो सकता है, पारा लकड़ी रेत ये कभी नहीं हो सकता है, स्टील तांबा एल्यूमिनियम ये हो सकता है, क्योंकि देखो सब मेटल हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से खनिज आवश्यकता का कौन सा गुण सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल्स नीड इज करेक्ट। आयरन, पहले दिया आपको आयरन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, दूसरा दिया सोडियम प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए हीमोग्लोबिन के लिए आयरन की जरूरत होती है, यानी ऑप्शन तो हमारा सही है। सोडियम थायराइड के लिए हमको आयोडीन की जरूरत होती है, आपने पढ़ा होगा थायराइड को क्या बोलते हैं, आयोडीन की कमी से पहले क्या होता था, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो वही गोइटर जो बनता है वो एक्चुअली थायराइड ही होता है। थायराइड का इशू होता है आयोडीन की कमी से, ना कि सोडियम कमी से। तो राइट आंसर होगा केवल हमारा केवल पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है ना। अगला सवाल है, चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती की आवाज उठाने वाले वैज्ञानिक निधन हो गया। तो ऑप्शन में भी न्यूज रिसेंट देखा भी होगा, ये जो इन्होंने काउंटडाउन चंद्रयान 3 का गिना था, इनकी डेथ हो चुकी है, एक महिला है, इनका क्या नाम था, इनका नाम था एन वलारमथी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्ड कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का मैग्ना कार्ड किस को कहा जाता है, भाग 3 को, भाग 2 को, भाग 6 को या भाग 4 को। तो फ्रेंड जो मैग्ना कार्ट ऑफ इंडिया है उसको कहा जाता है पार्ट 3, यानी भाग 3 को, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज करेक्टली पेयर्ड विद द स्टेट इन विच इट इज लोकेटेड, यानी इनमें कौन सा बांध उस राज्य के साथ सही ढंग से जुड़ा हुआ है जिसमें ये स्थित है। टिहरी बांध उत्तर प्रदेश, हीराकुंड बांध उड़ीसा, भाखड़ा नांगल बांध केरल, नागार्जुन बांध राजस्थान। तो इनमें कौन सा ऑप्शन जो सही है, तो आप सबको दिखी गया आंसर, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है महानदी पे, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2। टिहरी डैम आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। नागार्जुन सागर डैम कहाँ पर है, या आपके कर्नाटका या वहाँ पर है, कर्नाटका में है या आंध्र प्रदेश में है। इसका आंसर हम देंगे, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है और मैंने आपको पढ़ाई भी था, मैंने आपको बताया भी था कि ये सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग करता है नागार्जुन डैम। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या आंसर है इसका आंसर। अगला सवाल है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित तो किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 2 क्रिकेटरों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछी जाती है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ अगर पूछेगा आपसे तो आंसर आप लगाएंगे युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर 2। और एक पूछा जाता है द प्लेइंग इट माई वे, तो आप आंसर लगाएंगे सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये हो जाएगा आपका युवराज सिंह। और एक किताब और थी, हाँ ये जो किताब ज़्यादा पूछा, ठीक है। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय नॉट हैविंग इनफ डैश रिजल्टिंग इन जनरल वीकनेस, एनीमिया, गम डिजीज एंड स्किन ब्लीडिंग। तो स्कर्वी नॉर्मली पूछा गया आपसे, स्कर्वी किसकी वजह से होता है, आप सबको पता है स्कर्वी की जो बीमारी है वो विटामिन सी की वजह से होती है। अब विटामिन सी इसमें कहीं तो दिया हुआ तो है नहीं, तो आप क्या आंसर लगाएंगे आप। देखिए कितना घुमा के सवाल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, आपका अगर क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप सवाल छोड़ के आ जाएंगे, गलत ऑप्शन टिक कर जाएंगे। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, सबको पता होगा। लेकिन विटामिन सी देखो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन देखो आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 एस्कॉर्बिक एसिड दिया हुआ है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का जो रसायन नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड ही होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। साइनोकोब्लाविन होता है आपका विटामिन B12, इसमें क्या होता है, इसमें कोबाल्ट होता है। तो आपसे एग्जाम पूछा भी जाता है कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो आप आंसर लेंगे विटामिन B12, विटामिन B12, ठीक है ना। नियासिन होता है B3, B6 और थाइमिन होता है B2, ठीक है ना। अगला सवाल है, एमंग द फॉलोइंग रिवर्स विच इज नॉट ए ट्राइब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम, निम्नलिखित नदियों में से कौन सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है। सिंधु नदी कौन सहायक नदी नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। तो आप सब जानते हैं सतलज सिंधु नदी की सहायक नदी है, रावी भी है और व्यास भी, लेकिन कोसी नहीं है। कोसी कहाँ की है,
कोसी बिहार में बहती है, तो सिंधु नदी से कोई मतलब ही नहीं, सिंधु नदी बहती है जम्मू कश्मीर की तरफ, कहाँ बिहार कहाँ जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के लेखक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान। ये बुक बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है एग्जाम, ट्रेनिंग सवाल चल रहा है एसएससी में, इसलिए टीसीएस पेपर करा रहे तो आपके सवाल में आ सकता है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये बहुत ही फेमस नॉवल है, किसका, खुशवंत सिंह जी का, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, चाहे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, चाहे गवर्नर हैं, इन सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो राइट आंसर होगा हमारा प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है, कावेरी, कृष्णा, वैगई या पेरियार। तो फ्रेंड मेट्टूर बांध बहुत ज़्यादा पूछा था एग्जाम के अंदर, मेट्टूर डैम आपका कावेरी रिवर पर है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, द रैयतवाड़ी सिस्टम वाज स्टार्टेड फर्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले ब्रिटिश भारत के किस प्रेसिडेंसी में शुरू की गई थी। तो रैयतवाड़ी सिस्टम ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी थॉमस मुनरो के द्वारा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में, 1820 में। और सबसे पहले जो इसमें प्रेसिडेंसी शामिल हुई थी वो हुई थी मद्रास, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, अब यहाँ से मैथ का सवाल शुरू हो जाता है आपका, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द 10% पर एनुअम ऑन ए सम ऑफ 400 रुपये। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये बहुत ज़्यादा पूछा था डिफरेंस वाला सवाल। तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर 2 साल का आपसे पूछेगा तो एक फॉर्मूला होता है इसका, डी बराबर यानी डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, ये आपको अगर फॉर्मूला याद है, ये सवाल को तुरंत कर लेंगे। जब भी डिफरेंस वाला देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के पीछे आपको अंतर दे देगा और आपसे मूलधन पूछ लेगा। ये अंतर पूछ सकता है, मूलधन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे सवाल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। तो 2 साल के लिए फॉर्मूला ये होता है, डी बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला रख लेते हैं। तो डिफरेंस हमको निकालना है, ठीक है ना, अंतर ज्ञात करो, डी तुमको निकालना है, पी हमको दिया है 400 और आर हमको दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%, तो जाएगा 10 गुणा 10 बट्टे 100 गुणा 100। अब देखो ये 10 से तो ये 100 कट जाएगा हमारा, ठीक है, और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, फाइनली 4 बचेगा। तो डिफरेंस हमारा कितने रुपए का आ रहा है, 4 रुपये का आ रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 4 रुपीज़, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना। अगला सवाल है, ए कैन वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी इफ दे कंप्लीट वर्क टुगेदर इन 18 days, देन इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। तो सवाल हमसे कह रहा है कि जो ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है, यानी जितने दिन में बी का एक काम करेगा उतने ही दिन में ए 2 काम कर देगा। यानी ए ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा ताकतवर है, बी थोड़ा कमजोर है। अगर दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं तो 18 दिन में काम समाप्त कर दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमसे ये पूछ रहा है कि बी अकेला काम कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इस टाइप का सवाल आप कैसे करेंगे, सिखाया है लेकिन फिर बताता हूँ। देखो ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनका काम का रेशो हमको दिया हुआ है। देखो ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की 1 होगी, तभी ना ट्वाइस है, यानी अगर बी की 1 है तो ए की ट्वाइस है, यानी 2 हो गई। जब दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं तो 18 दिन में काम समाप्त होता है। ये टोटल काम हमारा है कितना 18, और दोनों मिलकर करेंगे तो 3 यूनिट काम होगा, तो यानी 18 3 54। एक्चुअली जो काम है हमारे पास 54 काम है। 54 काम जो है वो ए और बी के द्वारा 18 दिन में समाप्त किया जा रहा है। हमको दिख भी रहा है कि ए 2 की स्पीड से करेगा, बी 1 की स्पीड से करेगा। जब दोनों मिलकर 3 की स्पीड से करेंगे तो 18 दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा, यानी एक्चुअल काम हमारा कितना है 54। अब हमसे क्या बोल रहा है, बी कितने दिन काम समाप्त करेगा। तो देखो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो बी अगर एक दिन में 1 काम करता है तो 54 दिन में 54 काम करना है तो 54 दिन पूरे लेगा। एक दिन में काम करेगा, फिर दूसरे दिन ऐसे करते करते 54 दिन उसको पूरे लगेंगे काम समाप्त करने में। तो राइट आंसर है बी। टोटल वर्क हो गया 54, बी के एफिशिएंसी जो गिवन, इसे डिवाइड हम करेंगे तो आंसर हमारा एक्चुअली 54 ही आएगा, 54 ही आएगा। ठीक है ना। अगर ए का पूछता तब आपका आंसर 27 हो जाता है, इसका आधा हो जाता है। 2 से हम इसको डिवाइड कर देते तो 27 आंसर हो जाता है। समझ गए। अगला सवाल है, What is the radius of a normal cylinder whose height is 21 centimeter and curved surface area is 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक सामान्य बेलन की त्रिज्या क्या है जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है। तो आप सब जानते हैं सिलेंडर का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, ये होता है। इस फॉर्मूला में रखते हैं इसको। तो देखो 2 गुणा 22 बट्टे 7 और आर तुमको निकालना ही है,
और h हमको दिया हुआ है 21, तो कितना आ जाएगा 7 तियाँ 21। कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। एक सामान्य बिलिंग की त्रिज्या क्या है जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर प्रकृत क्षेत्रफल चाहिए, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर तो हमको निकालना ही है, एच हमको दिया हुआ है, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ है 1386 बराबर 2 गुणा 22/7। एच हमको दिया हुआ है 21 और आर तो हमको निकालना ही है, तो 7 तियाँ 21। देखो 3 से कट जाएगा, 6 3 9, 9 10 18, ये 3 से कट जाएगा। ये 3 से कितने बार कटेगा, 3 चौके 12, एक बचेगा, 3 6 18, 3 दूनी 6। फिर इसको आप 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, यानी 231/22 आपका आएगा, 231/22। अब उसको आप काटिए, देखो 22 कम 22 एक बार हो जाएगा, तो आपका बचेगा 1 11, तो 1 0 बढ़ा देते हैं तो 110 हो जाएगा, और 22 पंजे होता है 110, यानी 10.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। तो राइट देखो ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो हमने यहाँ क्या करा, फिर से बताया था फटाफट आपको। टोटल सरफेस एरिया हमको दिया हुआ था, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है हमारा 2 पाई आर है। तो टोटल सरफेस एरिया हमको दिया हुआ था, 2 ऐसी रखा, पाई की वैल्यू में रख दी, एच की वैल्यू में रख दी, आर हमको निकालना था, हमने कैलकुलेशन करा और आंसर हमारा आ गया 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अगला सवाल है, एक बल्ले और एक गेंद की कीमत का अनुपात 9:5 है। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 380 रुपये अधिक है, तो गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत सा सवाल है, इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछा था एग्जाम्स के अंदर, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में भी आएंगे। कोई ज़्यादा टफ सवाल आपको नहीं देखने को मिलना है, लेकिन टीचर्स है तो कुछ भी कर सकता है, ईजी भी आ सकता है। कहने पेपर का टीचर्स कराता है तो बहुत ईजी भी पेपर देता है, और टफ देगा तो बहुत टफ भी दे देता है। तो देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, एक बैट दिया हुआ है और एक हमको बॉल दी हुई है। इसका रेशो को दिया हुआ है, बैट का रेशो 9 है, ये 5 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, जो बल्ले की कीमत है वो गेंद की कीमत 380 रुपये अधिक है। हमको दिख भी रहा है, देखो बैट का रेशो ज़्यादा भी है और बॉल का रेशो कम है। कितना ज़्यादा है बैट का रेशो, तो 9 में से 5 जगह 4, यानी 4 रेशो हमारे पास ज़्यादा दिख रहा है। और यही 4 रेशो ज़्यादा है वो किसके बराबर, 380 रुपये के बराबर है। समझ में आ गया होगा आपको। इसको अगर हम काटेंगे तो क्या आएगा, 4 9 36 और 4 पंजे 20, यानी एक रेशो की वैल्यू हमारे पास 95 आ रहा है। हमसे सवाल पूछ रहा है गेंद का मूल्य क्या होगा, तो देखो बॉल का रेशो में मूल्य कितना है 5, एक रेशो का मूल्य है 95। अगर मैं इसे गुणा कर दूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा, तो हो जाएगा 5 5 25, बचेगा 2, 5 नहीं 45, 45 दो जोड़ेंगे हो जाएगा 47, यानी 475 रुपये की बॉल है हमारी। 475 हमको ऑप्शन नंबर देखो थर्ड में दिया हुआ भी है। ठीक है, तो हमने क्या करा, देखो हमको बैट का रेशो दिया हुआ था, बॉल का रेशो दिया हुआ था, इनका डिफरेंस जो आ रहा है रेशो में 4 का आ रहा है, लेकिन यही 4 का डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि बैट की कीमत जो है 380 रुपये ज़्यादा है, यानी जो 380 रुपये है यही 4 रेशो के बराबर है हमारा। 4 रेशो हमने सॉल्व करा तो एक रेशो का वैल्यू है 95। जब एक रेशो की वैल्यू हमको मिल गई तो हमसे उसने बॉल की कीमत पूछी, बॉल का रेशो कितना था 5, जब एक का 95 है तो 5 रेशो का वैल्यू कितनी होगी, 95 पंजे 475, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना। तो होता कुछ नहीं सवाल में, बहुत ईजी सवाल होते हैं ये। अगला सवाल है, अब देखिए बहुत से बच्चे जब पेपर इस सवाल को देखेंगे तो आते तो छोड़ देंगे इस सवाल को, उसकी लैंग्वेज देख के छोड़ देंगे, लेकिन इस सवाल में उसने बुद्धू बनाया आपको। ये बुद्धू वाला क्वेश्चन मैंने कल भी आपको कराया था, मैथ का जब मैंने आपको सेशन पढ़ाया था। देखो सवाल, ये सवाल आया हुआ सवाल है पेपर में, ये आप यकीन नहीं मानेंगे, पेपर में आया हुआ सवाल है। एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से हरियाणा से बेंगलुरु जाता है, यात्रा में 30 घंटे लगते हैं। यह बेंगलुरु से हरियाणा तक उसी सड़क पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति लौटती है, तो राउंड ट्रिप के दौरान ट्रक की औसत गति कहती है। देखो जब यहाँ से वो हरियाणा से क्या बोलते हैं, जब बेंगलुरु से हरियाणा जाता है तो उसकी जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर घंटा थी। ठीक है ना। अरे ये कहाँ से आ गया, सवाल तो आपका ये है। तो उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन जब फिर वही सेम रूट वापस आया, हरियाणा से बेंगलुरु गया, बेंगलुरु से हरियाणा आया, तो उसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर घंटा। तो राउंड ट्रिप हो गया, यानी एक तरफ गया फिर उसी रूट से वापस आ गया। आपसे एवरेज स्पीड पूछा तो मैंने आपको एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला बताया था। एवरेज स्पीड बराबर होता है 2 स्पीड 1 स्पीड 2 एस स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, यानी पहले हमको गुणा कर देते हैं, नीचे हमको जोड़ देते हैं। ठीक है। तो देखो 60, यहाँ जो ये 30 घंटे दिया हुआ है, यहाँ जो आपको 30 घंटे दिया हुआ है, इसे आपको बुद्धू बना दिया हुआ है। इस सवाल में इसका कोई लेना देना है ही नहीं, आपको सिर्फ स्पीड से मतलब है, एवरेज स्पीड पूरा, तो आपको सिर्फ स्पीड पे आपको फोकस करना है। इस टाइप के सवाल इसलिए एग्जाम में दिया जाता है कि जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता वो सवाल कर नहीं पाते, वो छोड़ जाते हैं। अब देखो आपको ये फॉर्मूला लगाना था आपको सवाल में, तो एवरेज स्पीड हमसे पूछा है,
तो टू तो फॉर्मूला रहता है, ये स्पीड वन कितनी है हमारी 60, स्पीड टू हमारी कितनी है 40, और नीचे जब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। अब देखो जीरो जीरो तो कैसे कट जाएगा, 6 चौक 24, 24 तो ना 48, यानी उसका जो एवरेज स्पीड थी वो 48 किलोमीटर पर आवर थी। ऑप्शन नंबर 4 दिख गया। तो कुछ था इस सवाल में, सिर्फ इसको लैंग्वेज से आपको घबराना नहीं था, क्योंकि बहुत टीचर्स ऐसे बहुत सारा सवाल पूछता है, इसकी लैंग्वेज बड़ी कठिन होती है, और जितना तुम आपको बड़ा सवाल दिखेगा ना एक्चुअली वो उसका सॉल्व उतना ही छोटा होता है, वो उतना ही ईजी होता है। वो सिर्फ आपका दिमाग चेक करना चाहते हैं कि आपका दिमाग कितना तेज है, आपका IQ लेवल कितना तेज है, आपने कितनी मेहनत रियल में करी है कि नहीं करी है, कि रट के तो नहीं आ गए। ठीक है ना। अगला सवाल है, रवि और शिव की मासिक आय 1:2 के अनुपात में है। तो ये बहुत से सवाल स्टेप सवाल पूछ जाते हैं, जिसमें आपने इनकम दे देगा, एक्सपेंडिचर दे देगा, सेविंग पूछ लेगा, सेविंग देगा, एक्सपेंडिचर पूछ लेगा, सेविंग एक्सपेंडिचर दे देगा, इनकम पूछ लेगा। तो लेकिन आपको सवाल पढ़ाने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कोई व्यक्ति कमाता है, सपोर्ट आप भी, बहुत सारे लोग नौकरी करते होंगे, ट्रक चलाते होंगे, तो आपको तनख्वाह मिलती होगी। सपोर्ट मान लेता हूँ कोई ट्रक ड्राइवर होगा हमारे सब्सक्राइबर में, उसकी तनख्वाह मान लेता हूँ 20,000 रुपये है। वो 20,000 रुपये उसको महीना उसको मालिक देता होगा, या अपना खुद का मालिक होगा जो भी है, या अपना खर्चा 20,000 रुपये लेके चलता होगा घर से, क्या मुझे 20,000 रुपये मुझे महीना पूरा खर्चा चलाना है। हुआ क्या, उसमें से मान लो वो रोटी वोटी खाने के लिए 5,000 रुपये खर्च कर देता होगा, तो उसका कितने रुपये बचते होंगे 15,000 रुपये। ये उसकी इनकम थी, ये उसका खर्चा था, और ये उसकी सेविंग थी। यानी यहाँ से हमको क्या हमको पता लगा, देखो कोई भी इनकम होती है वो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। यानी किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है वो बचत और खर्चे के जोड़ के बराबर ही होती है। ये हमको पता लगा हमको इस सवाल में। अब हम सवाल पढ़ते, सवाल है क्या। देखो कह रहा है रवि और शिव की जो मासिक आय है वो 1:2 के अनुपात में है। हमने मान लिया ये इनकी इनकम का रेशो हमको दे दिया उसने, और उनका जो खर्चा है मासिक वे है वो 1:3 के अनुपात में है। इतना खर्चा कर देते, देखो इतना इतना कमा रहा है, इस रेशो कमाता है, इस रेशो में खर्चा कर देता है, और बचा भी रहा है, और दोनों 4,000 रुपये बचाते भी हैं, यानी दोनों सेम रुपये बचा रहे हैं। रवि भी 4,000 रुपये बचा रहा है और शिव भी 4,000 रुपये बचा रहा है। तो शिव की हमसे इनकम बोली कि शिव की मासिक आय कितनी है, नहीं शिव की महीने तनख्वाह कितनी है। तो अब इस सवाल को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। कैसे करेंगे अब हम देखते हैं कैसे इस सवाल को होगा ये। देखो हमको रवि और शिव की मासिक आय दी है, तो रवि क्या है हम x मान लेते हैं, 1x तो x हो गया, बट्टा है तो भैया अनुपात में बट्टा लिख लेंगे, इसके 2x होगी शिव की, ये रवि की होगी ऊपर, और ये शिव की हो गई। अब देखो अगर इनकी आय में से मैं इनकी बचत घटा दूं तो मेरे को ये मिल जाएगा खर्चा, कितना उन्होंने खर्चा किया होगा, यही तो फॉर्मूला हुआ। तो अगर एक्स इसकी आय में से मैं 4,000 घटा दूं रवि की आय में से, और शिव की आय से मैं 4,000 रुपये घटा दूं, तो मेरे को इन दोनों का खर्चे का अनुपात मुझे मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी गुणा ऊपर कर दो, इसी गुणा इधर कर दो, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 12,000, और इधर तो हो जाएगा 2x माइनस 4,000। अब देखो ये 2x इधर जाएगा तो बचेगा x, ये 12,000 जाएगा तो इधर हो जाएगा प्लस का, तो इधर हो जाएगा प्लस का, और 4,000 है माइनस का, तो कितना होगा x की वैल्यू आएगी 8,000। ठीक है। हमसे क्या पूछा उसने, हमसे पूछा शिव की मासिक है, तो शिव की आय कितनी है 2x है, क्वेश्चन देखो 2x है, तो x की वैल्यू अगर एक x की वैल्यू 8,000 है तो 2x की वैल्यू कितनी होगी 16,000, 2 टाइम्स हो जाएगी। तो शिव की इनकम कितनी हो गई 2x, 2 गुणा x की वैल्यू भी हमने निकाली 8,000, तो कितना आ गया 16,000। यानी शिव की जो आय है वो 16,000 रुपये है। 16,000 हमारा क्या ऑप्शन दिया, वो ऑप्शन नंबर ए में देखो दिया होगा, निकल आया सवाल। और अगर मुझसे रवि की पूछता तो रवि की आय कितनी हो जाती, रवि की आय एक ही एक्स थी, एक्स का मान कितना था 8,000, तो रवि आय हो जाती 8,000 रुपये। हो गया खर्चा, हो गया सवाल आपका। अगला सवाल है, द प्राइस ऑफ वन शर्ट इज 700 रुपीज इन ए शॉप ऑन विच 10% डिस्काउंट इज अवेलेबल फॉर ऑल कस्टमर्स एंड एडिशनल 20% डिस्काउंट इज दियर फॉर द कस्टमर हु पे इन कैश। देखो सवाल कह रहा है कि एक शर्ट की कीमत दुकान पे 700 रुपये है, यानी उस पर टैग लगा रखा है 700 रुपये का, उसने शोरूम पे अपने, वो क्या कहता है 10% डिस्काउंट तो सभी ग्राहकों को दे रहा है, यानी कोई भी से ग्राहक वो शर्ट लेगा तो 10% छूट तो देगा ही देगा। ठीक है, लेकिन उसने कंडीशन और कर रखी है कि अगर आपको मैं 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दूंगा अगर आप मुझे कैश पेमेंट करते हैं। आजकल तो लोग ऑनलाइन पेमेंट में छूट दे रहे हैं, ये कैश पेमेंट में छूट दे रहा है कि आप मुझे कैश अगर दोगे तो मैं 20% छूट आपको और दूंगा, अगर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको कोई छूट नहीं दूंगा। तो एक्चुअल में उस शर्ट का मूल्य क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है, कितना रुपये उसको पेमेंट करना होगा। सपोर्ट आप ही गए
अब देखो, इस क्वेश्चन को आपको अपने ऊपर लेके चलना है। ये सवाल भी आया हुआ एग्जाम में, इस टाइप के सवाल, इसकी लैंग्वेज आपको नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है। देखो, आप एक दुकान पे गए, सपोज डेट मेरा कोई सब्सक्राइबर अमित नाम से अगर होगा, तो अमित नाम को सब्सक्राइबर है, तो अगर वीडियो देख रहा है मेरी, तो वो क्या होगा, उसने गया शर्ट की कीमत उसने देखी 700 रुपये, तो दुकानदार 10% छूट तो देगा ही देगा। अब देखो 710% कितना होगा, 70 रुपये होगा, तो 70 रुपये छूट तो वो पहले चीज दे देगा दुकानदार आपको, यानी उसकी कीमत अब कितनी होगी, शर्ट की कीमत 630 रुपये। लेकिन ये जो अमित गया है, इसके पास कैश है, ये बहुत अच्छा लड़का है, ये कह रहा है भाई मेरे पास कैश है, मैं आपको कैश दूंगा, मुझे 20% डिस्काउंट और दे दो। अब देखो, अब वो कैश देगा तो उसको 20% डिस्काउंट और देगा, डिस्काउंट किस पे देगा, अब इस पे देगा डिस्काउंट। तो 630 का अगर मैं 20% निकाल दूँ तो कितना आएगा, 63 दूना कितना होता है, 126 होता है कि नहीं होता, 2 3 2 के 12। अब 630 में से 126 घटा दूंगा तो मेरे को एक्चुअल कीमत पता लग जाएगी, तो 10 में 6 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2, 2 में 2 जाएगा 0, और यहाँ बचा 6 में से गया 4, यानी एक्चुअली जो अमित को शर्ट मिली 504 रुपये में मिली, 504 रुपये, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए, बातों बातें सवाल हो गया कि नहीं हो गया, कुछ था इस सवाल में, नहीं था। देखो, क्योंकि दुकानदार क्या कह रहा है, 10% डिस्काउंट सभी के लिए है, यानी कोई भी जाएगा, चाहे अमित जाए, चाहे शिवम जाए, चाहे कोई भी जाए, वो 10% डिस्काउंट दे ही देगा आपको। नहीं, 700 का 10% 70 रुपये होता है, 70 रुपये की छूट पहले दे देगा, तो 630 रुपये शर्ट आपको देगा। लेकिन उसे कंडीशन और रखी कि अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो मैं आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। तो इसका कैश था अमित के पास में, इसने 20% डिस्काउंट और ले लिया इसने, तो इसको एक्चुअल में शर्ट कितने की पड़ी, अगर कैश नहीं होता तो 630 रुपये दे के आता, लेकिन इसने कैश दिया तो उसको और छूट दे दी दुकानदार ने, और उसको शर्ट बेच दी 504 रुपये में। 504 रुपये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, क्वेश्चन मार्क को कौन सा हटाएगा। अब देखिए, यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत सा सवाल है और बहुत ट्रेंडिंग सवाल है ये। 182, 118, 167। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे ऐसे चल रहा है पैटर्न, यहाँ पे ऐसे चल रहा है, यहाँ पे ऐसे चल रहा है। देखो 101 से अगर 18 तक जाएंगे तो यहाँ हो रहा है मेरा +17, और यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ तो कम हो रही, ये सीरीज हमारी कम हो रही है। कितना हो रहा है, 12 में 7 गया 5, बचे 17, 17 16 गया 1, यानी यहाँ माइनस हो रहा है। फिर अगली सीरीज चलेगी यही वाली, यानी यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो 17 हुआ, -15 हुआ, तो अगला क्या होगा, ये प्राइम नंबर है हमारे, अगला हमारा क्या होगा, +13 होगा। तो अगर 118 में मैं +13 ऐड कर दूँ तो 8 3 11 3 131, तो अगला नंबर मेरा आएगा 131। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हुआ क्या, फिर से समझिए सवाल को। देखो 101 का पैटर्न 118 चल रहा था, 182 का पैटर्न 160 से चल रहा था, तो 101 से 118 के बीच में डिफरेंस देखा तो 17 का डिफरेंस आ रहा है, यानी ये बढ़ रहा है, +17 हो रहा है। लेकिन 182 160 पे अगर हम गए यहाँ पे तो -15 हो रहा है, यानी देखो 17 भी हमारा प्राइम नंबर है, यानी आभाज्य संख्या है, और 15 ही हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो उसके नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं कह सकते क्योंकि 15 हमारा प्राइम नंबर नहीं। देखो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, खुद से डिवाइड। प्राइम नंबर तो वो नंबर होता है जो खुद से ही डिवाइड होता है, तो प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। बस में पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ +17 हुआ, फिर 2 कम हुआ, -15 हुआ, फिर 2 बढ़ा, फिर इधर -2 कम, 2 तो हम कम करते जा रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली यही हो रहा है, सिर्फ 2 कम हो रहा है। तो 15 2 गया तो 13, तो यहाँ 118 में 13 जोड़ा तो हमारे 131 आंसर आ गया। ठीक है ना। अगला सवाल है, अब इनने सर्टेन कोड लैंग्वेज, देखो वैक्सीन को ये कोडिंग करी गई है, वैक्सीन की कोडिंग ये कर दी इसने, सिरिंज की कोडिंग इसने ये कर दी, तो निडल की कोडिंग हमसे पूछ रहा है, तो हमको पहले पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, को पैटर्न है क्या। देखो अगर वैक्सीन का मैं पैटर्न पकड़ूँ तो वैक्सीन से बनना है WCFGNTL। देखिए UVW यानी यहाँ तो +1 हो रहा है, ABC यहाँ +2 हो रहा है, CDEF यहाँ +3 हो रहा है, CDEFG +4 हो रहा है, अगला जैसे +5 +6 +7, यानी हमारा सीक्वेंस में हमारा नंबर हमारा बढ़ रहा है, +1 फिर अगले +2 फिर +3 +4 +5 +6 +7। तो हमको यही फॉर्म लगाना पड़ेगा यहाँ पे निडल में, अगर ये है तो, नहीं तो हम दोबारा कोई पैटर्न चेक करेंगे। हम तो निडल का हमको पूछा है इसने। अगर N में मैं 1 जोड़ूंगा तो MNO, E में मैं 2 जोड़ूंगा कितना आएगा EFG, E में फिर 3 जोड़ूंगा मैं FGH, यानी OGH हमारा पहला आना चाहिए, OGH। देखो ये तो होगा नहीं। अब देखो OGH इस पहले ऑप्शन में भी है, सेकंड ऑप्शन में भी है, और फोर्थ ऑप्शन में भी है, थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, तो D में हम जोड़ेंगे 4, तो D ऑलरेडी 4 होता है, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, यानी अगला आएगा H। अब देखिए OGHH
ओ जी एच, अब वाला ऑप्शन में कट गया। अब या तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा या ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ऑप्शन को देखते चलना जब भी आप ये सवाल करें कोडिंग डिकोडिंग के। अब एल में हम क्या जोड़ेंगे 5, तो एल हमारा कितने पे होता है 12 पे, 12 5 17, 17 पे क्या होता है क्यू होता है। तो क्यू हमारा किस में आ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, यानी ये भी आंसर कट गया। तो अगला जैसी बात है के ही आएगा, तो ओ जी एच एच क्यू के, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। अगला सवाल है, फिजियोलॉजी में ह्यूमन बॉडी का अध्ययन किया जाता है, यानी ये साइंस की ब्रांच से क्वेश्चन पूछा गया है, एनालॉजी क्वेश्चन को बोला जाता है। इस टाइप के सवाल बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, रीजनिंग के अंदर। ठीक है ना। तो फिजियोलॉजी का संबंध किससे होता है, ह्यूमन बॉडी से होता है, हम जानते हैं। ऑर्निथोलॉजी का संबंध इंसेक्ट से नहीं होता है। एंटोमोलॉजी का बर्ड से संबंध नहीं होता है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी में इसे भी नहीं है। पेट्रोलॉजी में रॉक्स का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा राइट आंसर होगा। अब देखो ऑर्निथोलॉजी होता है चिड़ियों का अध्ययन, तो चिड़ियों का अध्ययन इसमें आना चाहिए था ये। एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है, तो उसमें आएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था एग्जाम, इसलिए बता भी दे रहा हूँ। एंटोमोलॉजी पूछ लेते एग्जाम में तो आप आंसर लगाएंगे इंसेक्ट्स, ऑर्निथोलॉजी पूछ लेगा तो आप आंसर लगाएंगे बर्ड्स। ठीक है ना। और पेट्रोलॉजी में रॉक्स का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है, इसको आपको वही है क्रम में लगाना है। तो देखिए दिया हुआ आपको ब्रांच दिया हुआ है, लीव, रूट्स, स्टेम, फ्लावर, यानी शाखाएं दी हैं, पत्ते दिया है, जड़ें दिया है, तना और फूल। इससे आपको एक क्या है बनाते हैं उसको। देखो सबसे पहले हमारी क्या आएंगी, जड़ें आएंगी। सबसे पहले जड़ होती है, यानी किसी चीज़ की जड़ होती है हमारी। तो पहले तो मेरे ख्याल से 3 आना चाहिए। उसके बाद देखो जड़ के बाद हमारा क्या आता है, तना आता है। जड़ के बाद हमारा तना होता है। तो 3 4 3 4 3 4, ये नहीं ऑप्शन तो होगा नहीं, या तो पहला होगा दूसरा होगा। ठीक है। तने के बाद क्या आता है हमारा, तने पे हमारा आता है ब्रांच, शाखाएं, सी शाखाएं होती हैं। शाखाओं पे क्या होता है, पत्ते होती हैं। और पत्तों पे क्या होता है हमारा, फूल होता है। तो 3 4 1 2 5 बनना चाहिए, यही से सही सीक्वेंस बनना चाहिए। तो 3 4 1 2 5 ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल है, ये हमारा है, देखते हैं सवाल में क्या हो रहा है। सीरीज का सवाल है, तो 72 है, 85 है, 68 है, 81 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 77। अब देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है इसके साथ चल रही है, यहाँ पे सीरीज क्या चल रही है, जो कि 72 से ये कितना कम हो रहा है, -4 कम हो रहा है। ये कितना कम हो रहा है, -4 कम हो रहा है। तो अगला किससे कम होगा, अगला इससे कम होगा 68 से। तो 68 में 4 करेंगे कितना आएगा 64। ठीक है। फिर 81 से हम कम करेंगे 4 तो 77 आएगा, यानी इधर हम करेंगे 77 आएगा। यानी ये सीरीज हमारी सही चल रही है। तो आंसर हमारा 64 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है ना। अगला सवाल है, 6 का संबंध 32 से है, 10 का संबंध क्वेश्चन मार्क है, और 11 से 17। तो देखिए अभी हम ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे क्या आएगा। तो इसको ढूंढने के लिए पहले हमको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, 11 से 17 कैसे हुआ, 6 से 32 कैसे हुआ। तो मेरे को साफ दिख रहा है, अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो देखो 6 का स्क्वायर मेरे को पता है 36 होता है, और अगर इसमें 4 घटा दूँ तो मेरे को 32 मिल जाएगा। अगर लॉजिक है तो ये लॉजिक यहाँ भी लगना चाहिए 11 वाले में भी। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, इसमें से अगर 4 घटाऊँ तो कितना बचेगा 117। यानी लॉजिक मेरा सही। इसके लिए 10 का अगर मैं स्क्वायर करूँ और -4 करूँ तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना 100, 100 में 4 जाएगा तो आएगा 96। तो 96 इसका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन 4 में देखो दिया हुआ है। ठीक है ना। पहले हमने स्क्वायर करा, -4 करा, आंसर हमारा आ गया। इसमें ये पैटर्न चल रहा है। अगला सवाल है, इसको हमको बताना है मिरर इमेज। ये MN एक मिरर है, ठीक है। तो इसका मिरर ऑप्शन को पता है, मिरर इमेज हमेशा उल्टा बनता है। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन कौन दिख रहा है, देखो ए जब उल्टा बनेगा तो ए देखो ये होगा, सी जब बनेगा सी ऐसे बनेगा तो ये होगा, 7 हमारा ऐसे हो जाएगा तो ये होगा, 5 हमारा ये होगा, एंड हमारा होगा तो ऐसे हो जाएगा, वी तो वी रहेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू ही रहेगा, और क्यू ये पी हमारा उल्टा हो जाएगा, क्यू बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा आंसर होगा। ठीक है ना। अगला सवाल है, 11 10 21 14 6 160। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक दिख सकता है आपको, यानी सेट दिया हुआ है 11 10 21 का है, 14 6 1960 का है, 160 का है सॉरी। तो यहाँ क्या लॉजिक दिख रहा है, अगर मैं लॉजिक ढूंढूँ यहाँ पे 14 का अगर स्क्वायर में करूँ, मैं इस सेट को पकड़ लूँ अभी, ठीक है ना। तो 14 स्क्वायर में जानता हूँ 196 होता है, और 6 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो ये होता है 36। और अगर उसको मैं डिफरेंस कर दूँ यानी घटा दूँ तो 6 में 6 जाएगा 0, 9 में 3 जाएगा 6, 160। यानी आंसर मिल रहा है मेरे को, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 11 का स्क्वायर करूँ, इस वाले सेट को अगर चेक करता हूँ मैं, अगर लॉजिक यही वाला है तो 121 होगा। और 10 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो ये आएगा 100, और घटा दूँ माइनस कर दूँ तो 1 2 21 आएगा। यानी मेरे को वो सेटअप ढूंढना है
कि पहले दूसरा स्क्वायर करूँ, उसका डिफरेंस करूँ तो थर्ड प्रोडक्ट मुझे मिल जाए। तो मैं ऑप्शन वाइज चेक करूँगा भाई इसको। तो पहला ऑप्शन हम छोटे चेक करके देखते हैं, 16 का स्क्वायर कितना होता है। तो 16 का स्क्वायर करके देखते हैं, 6 36, 6 कम 6 और 6 3 9, एक छिक्का 6, एक कम एक, तो 6 9 6 15, 156। 16 का स्क्वायर 156, ठीक है ना, 156। और 9 का स्क्वायर होता है 81। इसको अगर मैं घटाऊँ, 6 में से 1 जाएगा 5 और 15 में से 8 जाएगा, तो 5 3 8, 85 आ रहा है। तो ये तो आ नहीं रहा 85, तो ऑप्शन होगा नहीं। अगला चेक करता हूँ दूसरा। 19 का स्क्वायर होता है मेरे पास, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81, कर ही लेते हैं, मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। 9 9 81, 8, 9 कम 9, 9 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरे पास, 9 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, 171, 9 1, तो आएगा मेरे पास 1, और 9 1 10 6 16, एक 361। 19 का स्क्वायर होगा 361, और 12 का स्क्वायर तो याद है 144। उसको अगर घटाओ कितना है, 11 में 4 जाएगा 5, 5 4 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 215। 11 4 जाएगा 7 आएगा, सॉरी 7। तो 217 आना चाहिए, 217। देखो ये प्रूफ हो रहा है, 217 देखो आ रहा है, यानी यही ऑप्शन सही होगा, सेकंड नंबर वाले। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। और अगर आप थर्ड और फोर्थ को चेक करना कर सकते हैं, लेकिन आपका आगे प्रोडक्ट आएगा ही नहीं। अब तो खुद नहीं आ सकते। देखो 81 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर 65 तो नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, यानी कि आंसर हो भी नहीं सकता है। तो 19 का स्क्वायर हमने करा, 12 का स्क्वायर करा, अंतर कर 217 हमारा आ गया, यानी इस चीज़ को, इस सेट को फॉलो कर रहा है। तो ये आंसर आपका हो गया, ठीक है ना। अगला सवाल है, इस साइन का क्या मतलब है। यू मस्ट डू समथिंग, यू मस्ट नॉट डू समथिंग, हैजार्ड और डेंजरस, सेफ कंडीशन। तो आप फ्रेंड जब भी आपको ये कहीं दिखें, जैसे टावर और जहाँ लगे होते हैं वहाँ पे देखा हो, जहाँ मोबाइल टावर लगे रहते हैं, या जहाँ पे कोई वैसी चीज़ें होती हैं जिसमें सिग्नल वगैरह का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे ये साइन का बनाया जाता है। इसका मतलब क्या, रेडिएशन, यानी खतरा, हैजार्ड चीज़ें होती हैं, ये खतरा के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, इस साइन को भी हमने बहुत देखा होगा, इसका क्या मतलब होता है, नो पार्किंग, स्टॉप, स्टॉपिंग, या नो स्टैंडिंग, या पार्क और व्हीकल। तो फ्रेंड्स इस साइन का जो मतलब होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, स्टॉपिंग या नो स्टैंडिंग। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, सवाल अच्छे लगे, तो वीडियो लाइक से जरूर कीजिएगा, और पूरे तरीके से मेहनत कीजिए, पढ़ाई पढ़िए, अपना सिलेक्शन क्या करिए, लीजिए भैया, सिलेक्शन लीजिए, माँ बाप को अपने गौरवान्वित कीजिए। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो पर।